वेलकम टू आर्यभट्ट मैथमेटिक्स। हमने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट किया और फिज़िक्स में लाइट भी कंप्लीट ही होने वाला है। अब हम आपको रियल नंबर्स पढ़ा देते हैं क्योंकि रियल नंबर्स के ज़्यादा क्लासेस नहीं हुए हैं। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ स्टार्ट। यहाँ पे हमने पहले बहुत सारे HCFs निकालना सीखा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ 90 का भी HCF निकाल लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 3 था हमारा, वो 90 से, जो हमारा 336 है वो 90 से बड़ा है, हंस वो डिवाइडेंड के रूप में एक्ट करेगा एंड 90 विल एक्ट एज डिवाइजर, देन 3 विल बी क्वेश्चन एंड 66 विल बी रिमाइंडर। वंस अगेन, जो 90 हमारा डिवाइजर इट विल बी नाउ डिवाइडेंड एंड 66 विच इज रिमाइंडर इट विल बी नाउ डिवाइजर। ओके, वन क्वेश्चन होगा, 24 रिमाइंडर होगा। अब 66 जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड बन जाएगा, जो हमारा 24 रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, 2 क्वेश्चन और 18 रिमाइंडर। ना जो हमारे 24 है वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा, 18 हमारा डिवाइजर बन जाएगा, 1 हमारा क्वेश्चन होगा और 6 हमारा रिमाइंडर। नाउ 18 विल एक्ट एज डिवाइडेंड, 6 विल डिवाइजर एंड क्वेश्चन विल बी 3 एंड रिमाइंडर विल बी 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 है, हमें अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अब नहीं लगाना है क्योंकि अब रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है 66, यही इन दोनों नंबर्स का डिवाइजर यानी HCF। अगर 3 नंबर्स हो हमारे पास तो हम कैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं? तो पहले आप कोई दो को चूज़ कर लो, उससे जो HCF आए उसको और इसको चूज़ करके दोनों का निकाल दो, तो वही आप इन तीनों का HCF होगा। ठीक है, तो हम दो ले लेते हैं, 45 और 81, क्योंकि 81 बड़ा है 45 से, देन 81 विल बी इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 36। तो यहाँ जो 45 है या डिवाइडेंड क्या एक्ट करेगा, 36 will act as divisor and question will be 1 and remainder will be 9. Now 36 will act as dividend and 9 will be act as divisor and 4 will be question and remainder will be 0. Hence 9 is the required divisor. तो 9 इन दोनों का HCF है, हम 9 और 117 के बीच में करेंगे, then 117 is equal to 9 into 13 plus 0। तो ऑब्वियसली यहीं पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो 9 ही हमारा HCF होगा इन तीनों नंबर्स का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इंटर स्कूल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स स्कूल ए से, स्कूल बी से और स्कूल सी से 20, 16 और 28 है। पूछा जा रहा है कि अगर हर एक रूम में, मान लीजिए बहुत सारे रूम्स हैं और हर एक रूम में सेम स्कूल से ही पार्टिसिपेंट हो, तो क्या मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स होंगे इस तरीके से कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो। ओके, तो यानी आप सोचो, एक रूम है, 2 रूम है, 3 रूम है, हर एक रूम में एक ही स्कूल के हो सकते हैं। यानी 20 अगर ए से आए हैं तो ये 20 हो सकता है 2 रूम में बट जाए, इसमें 10, इसमें 10, क्या हो सकता है 4 में बट जाए, 5 रूम्स हो सकते हैं ए के, 4 के हो जाएंगे 4 में 4 रूम्स और 28 के हो जाएंगे 7 रूम्स। तो आपको बस बांटना है किसी ऐसे नंबर से, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 20 को पार्ट्स में कर सकते हैं, 16 को पार्ट्स में कर सकते हैं, 28 को पार्ट्स में करते हैं। तो ये LCM तो भी सकता, और ये चैप्टर भी हमारा HCF का है, तो वैसे हम यहाँ HCF करेंगे क्योंकि हम समझ सकते हैं क्यों ऐसा होगा। तो हम 20, 16 और 28 का HCF निकालेंगे। तो पहले 2 को कर लेते हैं, 20 and 16। 20 विल बी एक्ट एज डिवाइडेंड एंड 16 विल एक्ट एज डिवाइजर, 1 विल क्वोशिएंट एंड R विल 4। अब 16 को हम डिवाइडेंड की तरह एक्ट करेंगे, 4 को डिवाइजर एंड 4 विल बी क्वोशिएंट एंड 0 विल बी रिमाइंडर। तो इसलिए यहाँ पर 4 है हमारा डिवाइजर, तो 4 ही HCF हो जाएगा 20 और 16 का। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किस पे लगा रहे हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लगाएंगे 28 और 4 पे, क्योंकि 4 अब हमारा HCF आ चुका है और यही 4 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, 28 डिवाइडेड 7 विल बी क्वेश्चन एंड 0 विल बी रिमाइंडर। हंस 4 HCF हो गया 28 और 4 का। तो हंस HCF क्या है तीनों का 4। अब हम डिवाइड करते हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स के रूप में बांट रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 20 को 4 से, यानी 5 रूम्स होंगे किसके, ए के, 16 को 4 से यानी 4 रूम्स किसके होंगे, बी के, और 28 को 4 से यानी 7 रूम किसके होंगे, सी के। हंस 5 + 4 + 7 इज इक्वल टू व्हाट, 16 रूम्स, यानी हम टोटल 16 रूम्स चाहिए। अब आया है मेन पार्ट जो कि मेनली एग्जाम्स में आता है कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्यों कोई पॉजिटिव इंटीजर इसके फॉर्म में है, उसके फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग इरेशनल पे जाएंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू प्रूफ मैथमेटिकल रीजन। ना जब भी हम डिवाइड करें हमें क्या मिलता है, 6 क्वेश्चन मिलता है। 32 को 5 से डिवाइड किया, 6 क्वेश्चन 2 रिमाइंडर, तो हम 32 को 6 × 5 + 2 बोल सकते हैं। तो यही रूल है हमारा, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये एक्सप्रेशन हमेशा यूनिक होता है, क्योंकि जब भी हम किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो हमें एक फिक्स्ड क्वेश्चन और फिक्स्ड रिमाइंडर मिलता है, जो कि हर बार यूनिक होता है। अगर डिवाइजर चेंज हो जाए तो इन दोनों का जो पेयर है ये भी चेंज हो जाएगा।
तो इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। पहले हम देखते हैं 54 को जब 11 से डिवाइड करते हैं देन 4 हमको क्या मिलता है क्वेश्चन और 10 रिमाइंडर। हमें कभी भी 4 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा और कभी भी 10 के अलावा कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा अगर हम 54 को 11 से डिवाइड करते हैं। भाई हम 10 से करें तो ये दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो यही हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तक लाता है। इसे याद करिए, इसका यूज़ है, रियलिटी में यूज़ है। अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ऐसे इंटीजर्स q और r एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से कि a b q प्लस r हो जाएगा। a यहाँ डिवाइडेंट होगा, b डिवाइजर एंड q क्वेश्चन r रिमाइंडर। तो इसको अगर मैथमेटिकली आप बोलना चाहते हो तो बोलो कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ऐसे q और r होते हैं इस तरीके से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r हो जाए। और इसमें एक कंडीशन भी है कि r हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ा और b से छोटा होगा हमेशा। b यानी क्या है हमारा डिवाइजर, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। इसी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हम इससे प्रूव करेंगे। शुरू करते हैं। प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p प्लस 1 3p प्लस 2। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, आप देख रहे हो यहाँ सब जगह 3 आपको दिख रहा है, तो आप मान लो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लो दैट कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बोला जा रहा है, और b आप यहाँ पर 3 मान लो। तो अगर आप यूक्लिड्स लगाओगे a और 3 पे तो a हमारा डिवाइडेंट होगा 3a होगा, 3b हो जाएगा, और अगर p को आप क्वेश्चन मान लो और r रिमाइंडर, देन a इज इक्वल टू 3p प्लस r। तो r का क्या कंडीशन है कि वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ओके, बस इतना ही कंडीशंस वो फॉलो हो सकता है। अगर हम ये वैल्यूज डालें देन a इज इक्वल टू 3p या 3p प्लस 1 या 3p प्लस 2। तो अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3p प्लस 1 3p प्लस 2 हो सकता है। अगर आप कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर लो जो कि 2m के फॉर्म में है तो हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2m प्लस 1 के फॉर्म में हो। ये कंडीशन है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2m के फॉर्म में है तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2m प्लस 1 होगा। तो अब 2 है तो ऑब्वियसली हम पहले a मान लेंगे कोई पॉजिटिव इंटीजर और b को 2 ले लेंगे। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं। a इज इक्वल टू 2m प्लस r, देन r विल बी 0 और 1। यही दो वैल्यूज ये टेक कर सकता है। जब 0 डालते हैं देन a इज इक्वल टू 2m, और जब 1 डालते हैं तो ये 2m प्लस 1। अब यहाँ से देखते हैं क्या 2m 2 से डिविजिबल है। हाँ है, तो हेंस ये एक इवन नंबर होगा। तो पहला बात तो प्रूफ हुआ। और क्या a इज इक्वल टू 2m प्लस 1 एक इवन नंबर है? तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए एक ऑड नंबर हुआ। तो इसीलिए हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर 2m और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, आप प्रूफ कीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है y ब्रैकेट में y प्लस 1 हमेशा एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हमें तो हम तो प्रूफ कर रहे तो हमको तो पता नहीं कि ये क्या होगा। तो अगर y एक इंटीजर ले तो ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो अगर ये ऑड होगा देन y विल बी ऑफ द फॉर्म 2p प्लस 1। अगर p कोई इंटीजर है तो ऑड नंबर क्या इसी फॉर्म में होता है? हाँ बिल्कुल। देन इसको अगर हम पुट करें इसमें देन 2p प्लस 1 इंटू 2p प्लस 2 इट विल बी 2 कॉमन 2p प्लस 1 इंटू p प्लस 1। ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया ये एक्चुअली 2 का मल्टीपल आया। ओके, हमें क्या बोला गया था कि एक पॉजिटिव इंटीजर अगर y है तो ये हमेशा एक इवन मल्टीपल इवन नंबर ही शो करेगा। तो हमने ऑड लेकर चला तो 2 का मल्टीपल यानी ये एक इवन नंबर बन के आ गया y इंटू वाई प्लस 1। तो ऑब्वियसली जब हम y ऑड लेते हैं तो ये एक इवन नंबर आता है। अब एक बार इवन लेकर भी देख लेते हैं। अगर ये हम सिर्फ 2p ले देन 2p इंटू 2p प्लस 1, तो ऑब्वियसली बाहर में फिर से 2 है तो ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है। तो ये एक्सप्रेशन फिर से एक इवन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हम y चाहे ऑड ले चाहे इवन ले, एक्सप्रेशन y इंटू वाई प्लस 1 हमेशा एक इवन नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। डन। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप शो करो कि सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। ठीक है, आप पहले मान लो दो इवन नंबर्स x एंड y इस तरीके से कि x 2m हो y 2n हो। ठीक है, इवन नंबर्स इसी फॉर्मेट के होते हैं। अब इनका प्रोडक्ट पहले सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, 2 कॉमन ऑब्वियसली 2p, m प्लस n को आप p मान लोगे देन इट विल बी अ फॉर्म ऑफ 2p। 2p है तो ऑब्वियसली इवन। देन x माइनस 5 2m माइनस 2n, 2 फिर से कॉमन आ गया। इसको q माने तो इट इज 2q, तो ये भी तो इवन ही है। और मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2mn, तो इसको अगर t मान ले ब्रैकेट में लेकर तो 2t, ये भी एक इवन आ गया। इसलिए सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट दो इवन नंबर्स का हमेशा इवन होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सम और डिफरेंस दो ऑड नंबर का हमेशा इवन होता है लेकिन उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? उसी तरीके से जिस तरीके से इवन का किया। आप मान लो दो ऑड नंबर्स 2m प्लस 1 2n प्लस 1 x y, सम करो
देन इट विल बी 2m प्लस 2n प्लस 2 तो कॉमन आ गया, और इसको अगर p मान लें दैट इज इक्वल टू 2p, तो ये तो इवन हो गया। और अगर माइनस भी करते हैं देन 2m माइनस 2n टू कॉमन 2q, तो ऑब्वियसली ये भी इवन है। लेकिन जब प्रोडक्ट करें देन 2m प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ओके, इसको प्रोडक्ट करने पे आता है 4mn प्लस 2n प्लस 1। तो अगर हम 2 इस तरीके से कॉमन ले लें और 2mn प्लस m प्लस n और इधर 1 छोड़ दे, तो इसको t मान लें तो 2t प्लस 1, तो जो इस फॉर्मेट का होता है वो तो ऑड ही होता है। तो इससे पता चलता है कि सम और डिफरेंस तो ऑड नंबर्स का भले ही इवन हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है। ठीक है, ये तो हमने रियल नंबर्स के एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ लिया ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। तो बस थोड़ा सा बताऊँगी, आप किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हो। हम जानते हैं सारे कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में देखे जाते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर। ओके, देखते हैं इस कंसेप्ट को हम देख सकते हैं 36 को आप फैक्टराइज करो 2 इंटू 18, फिर 2 इंटू 18 को भी 2 इंटू 2 इंटू 9, 2 इंटू 3 इंटू 6, फिर इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सब सेम आया। यानी आप एलसीएम निकाल लो ना, देन इट विल बी 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, हम देख सकते हैं किसी भी तरीके से फैक्टराइज करें ये सेम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में आता है जो कि यूनिक है। बस ये डिफरेंस है कि जो ऑर्डरिंग होगा प्राइम नंबर्स का वो अलग अलग है, जो कि सारे नंबर्स के लिए सही है। उसी तरह लार्ज नंबर 21,560 ले और उसको भी ब्रोक करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर इस फॉर्म में लिखा, मतलब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि यूनिक होगा, सिवाय के किसी भी ऑर्डर में वो हो, लेकिन वो जो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। फॉर्मली क्या कहें, every composite number can be factorized as the product of certain prime numbers and this factorization is unique for that composite number, although the order in which the prime numbers occur may be changed. Okay, इसलिए ये जो थ्योरम है ये में प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का पता करने में हेल्प करता है। तो एक क्वेश्चन बना के भी देख लेते हैं, 31,250, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 625, 625 क्या होता है 5 इंटू 125, 125 क्या होता है 5 इंटू 25, 25 क्या 5 इंटू 5, हेंस 2 इंटू 5 टू द पावर 6। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 और 5। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल। ओके।